walk through art history. हेलो, मैं दर्शिका पडिया हूँ और मैं ऐसी लड़की हूँ जिसे आर्ट और आर्ट हिस्ट्री के बारे में जानना और बोलना बहुत पसंद है। और ये इंटरेस्ट मुझे तब से आया जब मैं 11th स्टैंडर्ड से मैंने ड्राइंग सब्जेक्ट लिया, आर्ट का सब्जेक्ट लिया। सो तभी हमें ड्राइंग थियरी करके एक सब्जेक्ट था जिसमें हमें ऑफ कोर्स ड्राइंग या आर्ट हिस्ट्री के बारे में सिखाया जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमें कोई भी ऐसे रिसोर्सेस नहीं थे, कोई ज़्यादा मटेरियल्स नहीं थे हमारे पास, जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में रहते हैं जैसे इंग्लिश, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा। लेकिन हमारे सब्जेक्ट में इतने मटेरियल्स नहीं थे क्योंकि बच्चे भी बहुत कम थे इस सब्जेक्ट को लेने के लिए। सो और हमें यूट्यूब पे या फिर गूगल या ऐसी सारी जगहों पे भी रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। वी वर वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट दिस। सो अब जब मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, बीबीए में हूँ, सो मैंने सोचा कि मेरे जूनियर्स के लिए और जिन्हें आर्ट हिस्ट्री के बारे में जानना और समझना बहुत पसंद है, उनके लिए मैं एक छोटा-सा कोर्स फ्री में बनाऊँ ताकि उन्हें एटलीस्ट रिसोर्सेस मिले, उन्हें आर्ट के बारे में जानने मिले ज़्यादा से ज़्यादा। So that's why I'm here and I'll guide you through the world of paintings, sculptures, monuments, architecture. And by the end of this short free course, you won't just understand art, you'll fall in love with it, like I did. So let's start. So we have four contents. Let's see. First, we'll talk about the difference between history of art, like art history, and appreciation of art. Both are very different. The second one is we'll talk about why we should appreciate art and the benefits of it as a non artist too. Then we'll talk about elements of art, which is extremely important if you want to understand what the art truly is. And we'll talk about the principle of art finally. So, without further ado, let's start. So, first is the difference between art history and art appreciation. So, let's see one by one. Art history examines the history of art, including artistic movements, styles, and techniques. So, art history में हमें जो आर्ट की हिस्ट्री है, जैसे मूवमेंट्स हो गए, मूवमेंट्स क्या है, जैसे रोकोको मूवमेंट है, फिर रेनेसांस पीरियड है, बारोक्यो आर्ट पीरियड है, ये सारे अलग अलग जो पीरियड्स है उसका जो मे बी कह सकते हैं कि जो ईयर है, मतलब रेनेसांस आर्ट पीरियड है तो कौन से ईयर से कौन से ईयर तक था, उसमें कैसे स्टाइल्स अप्लाई की जाती थी, मतलब अगर कोई ड्राइंग है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो रेनेसांस आर्ट का है या बारोक्यो आर्ट का है, लाइक दैट। एंड आर्ट अप्रिसिएशन में क्या है देखते हैं। Art appreciation explores the nature of art, including techniques, materials, and individuals' responses to art. So, art appreciation में art हम appreciation मतलब क्या, एक आर्ट का आर्ट वर्क है, आर्ट पीस है, सो हम उसे देखकर हमारे व्यूज़ क्या है उस पे, हमारे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, हमारा उसका रिस्पॉन्स क्या है उसको रिलेटेड, उसके ऊपर का हमारा रिस्पॉन्स, वो आर्ट अप्रिसिएशन है। आर्ट हिस्ट्री में फैक्ट्स रहते हैं, आर्ट अप्रिसिएशन में हमारे रिस्पॉन्सेस रहते हैं, हमारे खुद के इंटरेस्ट। अगर मुझे ये मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे सैल्वाडोर डाली एज एन आर्टिस्ट इतने नहीं पसंद है, लेकिन मुझे विंसेंट वैन गो ज़्यादा पसंद है, तो ये मेरा खुद का ओपिनियन हो गया। ये मैंने उस आर्ट के बारे में उससे क्रिटिक किया आर्ट को, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। लेकिन आर्ट हिस्ट्री में मैं उसे ऐसे बताऊंगी कि
क्या सल्वाडोर डाली जो है उनका जो मूवमेंट है, मुझे उस मूवमेंट से ज़्यादा आर्ट नहीं पसंद है, लेकिन मुझे वैन गॉग के मूवमेंट से ज़्यादा आर्ट पसंद है, ऐसे कह सकते हैं। सो नेक्स्ट इज आर्ट हिस्ट्री में सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड फैक्टर्स दैट शेप द क्रिएशन ऑफ आर्ट। यहाँ पर स्टडी की जाती है ऑलमोस्ट जैसे हम लोग नॉर्मल हिस्ट्री में करते हैं, जनरल हिस्ट्री में करते हैं, उसके फैक्ट्स के बारे में कि अभी सल्वाडोर डाली ने ये पेंटिंग बनाया तो तभी आसपास का एनवायरनमेंट कैसा था, क्या तभी दुनिया में क्या चल रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो पिकासो ने जो गर्निका पेंटिंग बनाई है, वो उन्होंने एक गर्निका करके जो छोटा सा गांव था जिसके ऊपर बॉम्ब फोड़ा गया, उस पेंटिंग मतलब उस मोमेंट को दिखाने के लिए उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है गर्निका। सो उन्होंने ये पेंटिंग इसके लिए बनाई क्योंकि वो वहाँ पे बॉम्ब फोड़ा गया था। सो ये हमें पता करना ज़रूरी है आर्ट हिस्ट्री में कि क्या हुआ था तब और क्यों ये पेंटिंग बनाया। लेकिन आर्ट अप्रिसिएशन में हम वो सब नहीं देखते, हम सिर्फ वो देखते हैं कि पेंटिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या सिंबलाइज कर रहा है। अगर पेंटिंग में गर्निका की ही बात की जाए तो पेंटिंग में सब बहुत ऑफ कोर्स बहुत डिस्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं सब लोग। सो हम वो देखते हैं कि उसमें इमोशंस कैप्चर हुए हैं कि नहीं हुए। सो वही हम देखते हैं आर्ट अप्रिसिएशन का जो सेकंड पॉइंट है, वो है सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सेज टू आर्ट एनकरेज थ्रू क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस। आर्ट अप्रिसिएशन करते वक्त हमें ज़रूरी है सबसे ज़्यादा कि हम डिस्कशन करें एक दूसरे के साथ कि लाइक हमारा ओपिनियन कुछ अलग रहेगा, दूसरों का ओपिनियन अलग रहेगा, तो अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमें दूसरों के ओपिनियन के बारे में पता चलेगा। हम लोग दूसरों को अपने ओपिनियंस के बारे में बता सकते हैं। तो आर्ट अप्रिसिएशन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपने ओपिनियंस दूसरों के साथ शेयर करें। अभी आर्ट हिस्ट्री का जो थर्ड पॉइंट है वो है टू अंडरस्टैंड आर्ट विद इन इट्स हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। जैसे मैंने कहा कि आर्ट मतलब कोई भी ड्राइंग या पेंटिंग बनाते वक्त आजू बाजू का एनवायरनमेंट क्या था। सल्वाडोर डाली कैसे पेंटिंग्स बनाते थे, मोस्टली डेथ के रिलेटेड, क्योंकि उनकी फैमिली में बहुत डेथ्स थी। तो ये सब हम कब जान पाएंगे, आर्ट हिस्ट्री थ्रू जान पाएंगे। लेकिन आर्ट अप्रिसिएशन थ्रू हम ये जान पाएंगे कि अभी उन्होंने अगर पेंटिंग में डिकेइंग का ज़्यादा बताया है या एंड्स बताई है ज़्यादा, तो मतलब वो डेथ को सिंबलाइज करती है। समझा डिफरेंस? आर्ट हिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि आजू बाजू उनका एनवायरनमेंट कैसा था कि उन्होंने इतनी डेथ रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई। लेकिन आर्ट अप्रिसिएशन में हम लोग ये देखते हैं कि उन्होंने पेंटिंग में क्या बनाया जो डेथ को सिंबलाइज करता है। आई होप तुम्हें आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सो आर्ट अप्रिसिएशन का थर्ड पॉइंट देखते हैं। टू कल्टिवेट एन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट्स एस्थेटिक क्वालिटीज एंड इमोशनल इम्पैक्ट। आर्ट अप्रिसिएशन सब अपने खुद के ओपिनियन, अपने रिस्पॉन्स, हम वो आर्ट वर्क को देखकर हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है, यही इम्पोर्टेंट है। इसमें भी यही लिखा है कि हमें आर्ट की एस्थेटिक क्वालिटीज जो है, हमारा जो इमोशनल इम्पैक्ट उस आर्ट वर्क ने हम पे दिया है वो क्या है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। आर्ट हिस्ट्री में अभी लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। स्टडिंग द डेवलपमेंट ऑफ रेनेसांस पेंटिंग, द इम्पैक्ट ऑफ इम्प्रेशनिज्म ऑन सोसाइटी और the stylistic differences between Baroque और रोकोको आर्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आर्ट हिस्ट्री क्या है कि रेनेसांस पेंटिंग, ये जो रेनेसांस एरा है वो बहुत ज़्यादा लंबा था, राइट। स्टार्टिंग में जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी और रेनेसांस के एंड में जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो डिफरेंट होगी ऑफ कोर्स। उसकी स्टडी करना कि वो क्या डेवलप हुआ, क्या उन्होंने अलग अलग टेक्निक्स डेवलप की, ये सब स्टडी करना। या फिर
रेनेसांस पेंटिंग का सोसाइटी पे क्या इम्प्रेशन था, या इम्प्रेशनिज्म जो आर्ट स्टाइल है उसका सोसाइटी पे क्या इम्प्रेशन था, क्या उसमें चेंजेस आए। ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब हमें बेसिकली आर्ट और सोसाइटी को इंटर रिलेट करना है, दोनों की स्टडी करनी है आर्ट हिस्ट्री में। और आर्ट अप्रिसिएशन का फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, एनालाइजिंग हाउ अ पेंटिंग्स यूज ऑफ कलर evokes a specific mood, or how a sculptor's choice of materials contribute to the artwork's meaning. So अभी यहाँ पर आर्ट अप्रिसिएशन में क्या कहा गया है कि हमें एनालाइज करना है आर्ट वर्क को, हमें पेंटिंग्स को एनालाइज करना है, स्कल्पचर्स को एनालाइज करना है कि उसका जो पेंटिंग में जो कलर यूज किया गया है वो क्यों वो ही कलर यूज किया है, क्यों, मतलब अगर फॉर एग्जांपल स्टारी नाइट है सो उसमें ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, तो सिर्फ वही कॉम्बिनेशन क्यों है, ब्लैक और ऑरेंज क्यों नहीं, फॉर एग्जांपल समझा। सो ऐसे हम क्यों वही कलर्स यूज किए गए हैं, या फिर अगर स्कल्पचर्स हो तो अभी स्कल्पचर का एग्जांपल मैं क्या दूँ, अगर कोई मदर का स्कल्पचर है सो उसमें मेटल ही क्यों यूज किया गया है, मार्बल क्यों यूज नहीं किया। ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं जो सब सिंबलिज्म, मोस्टली जो आर्ट अप्रिसिएशन है वो आर्ट वर्क या स्कल्पचर का सिंबलिज्म हमें बताती है, हमें सिंबलिज्म ढूंढना सिखाती है। ओके, सो व्हाई शुड वी अप्रिशिएट आर्ट। यस, सो मैं सिर्फ पढ़ लेती हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल है। सो आर्ट encourages us to think outside the box and explore new ideas, boosting our own creative capacity. हमें अगर अलग-अलग पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स हम देखेंगे, उन्होंने कैसे सिंबलिज्म यूज़ किए हैं वो देखेंगे, तो उससे हमारी खुद की क्रिएटिविटी बढ़ती है। देन art can help us understand and connect with our own emotions and those of others, enhancing our empathy and understanding of diverse experiences. जैसे मैंने कहा, आर्ट अप्रिसिएशन में हमें खुद के इमोशंस जज करने रहते हैं, ना कि हमें ड्राइंग को जज करना रहता है। नहीं, हमें खुद के इमोशंस जज करने रहते हैं, हम क्या वो ड्राइंग को या पेंटिंग को देख के क्या हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं, हमें वो जज करना रहता है। सो उससे हमें हमारे इमोशंस, हमारे इनर सेल्फ के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, और हम लोग आर्टिस्ट के इनर सेल्फ के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। फिर engaging with art can be therapeutic outlet, helping us to relax and reduce stress. बहुत सारे आर्ट वर्क्स ऐसे रहते हैं जो देखने में बहुत सूदिंग होते हैं, या उसकी स्टोरी, उसका मीनिंग बहुत सूदिंग होता है। या फिर आप लोग को पता रहेगा, थेरेपेटिक आर्ट अभी बहुत ट्रेंड में है, फैशन में है। सो क्यों, क्योंकि अगर हम कोई कोई ड्राइंग्स ऐसे करें जैसे एकदम फ्रीली करे तो वो बहुत थेरेपेटिक होता है, बहुत कामिंग होता है। सो उससे स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है। Then, analyzing art pieces allows us to develop critical thinking skills, analyzing elements of design, technique, and historical context. हम लोग ये जो आर्ट अप्रिशिएट करते हैं वो कैसे करेंगे, हम लोग उस आर्ट वर्क को, आर्ट पीस को एनालाइज करेंगे, क्रिटिक करेंगे उसे। सो उससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आगे जाके कोई जॉब करते हैं या ऐसा कुछ, और हमें फ़ास्ट थिंकिंग करना रहता है, हमें पता करना रहता है कि लाइक ये हमारे लिए या कंपनी के लिए अच्छा है कि नहीं, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सॉफ्ट स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आर्ट कैन सिंपली इवोक फीलिंग्स ऑफ ब्यूटी, जॉय, enriching our lives and providing a sense of escape. आर्ट को समझना भी ज़रूरी नहीं है, वैसे देखा जाए तो हम लोग बस आर्ट को देखकर
खुश हो सकते हैं, एकदम शांतिता ला सकते हैं अपने जीवन में। वाह! ओके, सो art can transport us to different historical periods and cultural settings, allowing us to connect with the past. Of course, अगर हम रेनेसांस टाइम की भी मतलब रेनेसांस पीरियड के ड्राइंग्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि तब के, अगर कल्चरल की ही बात की जाए तो तब के पहनावे कैसे थे, तब के कपड़े कैसे थे। फिर अभी मॉडर्न उसमें देखें तो मॉडर्न कपड़े कैसे हैं, या फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसा था, आजू बाजू की सीनरी कैसी थी, वो ऑफकोर्स आर्ट के थ्रू हमें पता चल सकता है। अभी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दो चीज़ें, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, तो फर्स्ट है लाइन। लाइन मतलब क्या होता है? लाइन मतलब क्या होता है? सोचिए, यू कैन पॉज हियर। लाइन मतलब क्या होता है? यस, लाइन मतलब दो डॉट्स कनेक्ट करे तो उसे लाइन कहते हैं, राइट? अभी उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टारी नाइट बाय विंसेंट वैन गॉग। उसमें आप लाइंस देख सकते हैं, कितनी एक्सप्रेसिव है, लाइक रिदमिक लाइंस है। फिर यहाँ पे चर्च का, ये चर्च है मे बी, आई थिंक यस दिस इज चर्च। उसमें स्ट्रेट लाइन है। फिर लाइंस को कैसे यूज किया गया है मूवमेंट एक्सप्लेन करने में, रिदम एक्सप्लेन करने में, जो आगे हम देखेंगे। फिर शेप, शेप क्या होता है? अगर लाइन को कनेक्ट करे तो वो शेप बनता है, राइट? मैं बताती हूँ, एक मिनट। यस, अभी एक डॉट से दूसरी डॉट को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये लाइन हो गया, लेकिन और एक डॉट करके उससे हम इस लाइन से कनेक्ट करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज शेप। यस, सो हम शेप का एग्जाम्पल लेंगे परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी से, जो सैल्वाडोर डाली ने बनाया था। अभी शेप दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक शेप और एक होता है ज्योमेट्रिक शेप। ज्योमेट्रिक शेप मतलब जो प्रिसाइज एकदम परफेक्ट शेप्स हो, जैसे सर्कल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारे एकदम जो परफेक्ट मेजर करके जो बनाए गए हैं वो परफेक्ट शेप हो गए। लेकिन ऑर्गेनिक शेप मतलब क्या? कि जो परफेक्ट नहीं है। अभी यहाँ पर सर्कल, क्लॉक सर्कल रहती है मोस्टली, राइट? लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट ओवल शेप की है क्लॉक, राइट? ये भी देखिए ओवल है, लेकिन वो भी एकदम परफेक्ट नहीं रहेगा। जो ऑर्गेनिक शेप मतलब जो इम्परफेक्ट शेप्स रहते, अभी भी वो शेप है, अभी भी हमें पता चलेगा अगर सर्कल बनाया है तो लाइक ये सर्कल है, लेकिन वो एकदम परफेक्ट नहीं रहता। फिर नेक्स्ट आता है कलर, द रेड वाइन यार्ड। कलर मतलब कौन से कलर्स यूज किए गए हैं वो पेंटिंग में, कि लाइक अभी यहाँ पे कौन से कलर्स है? सारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यूज किए गए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स मतलब क्या? जो प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स जो एक दूसरे के साथ मैच होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। फॉर एग्जाम्पल, येलो कलर के साथ वायलेट कलर कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ पे थोड़े वायलेट कलर्स यूज किए गए हैं। ये देखिए, येलो यहाँ पर है इस कॉर्नर में, वायलेट यहाँ पे कहीं यूज किया है। फिर रेड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ग्रीन। रेड कलर के साथ ग्रीन कलर्स यूज किए हैं। फिर ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ऑरेंज, तो ब्लू और ऑरेंज एक साथ यूज किए गए। मतलब बेसिकली इस पेंटिंग में, द रेड वाइनयार्ड में, सारे कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर्स हैं वो सारे यूज किए गए, तीनों पैर यूज किए हैं। फिर नेक्स्ट आता है टेक्सचर। टेक्सचर हम देखेंगे पेंटिंग सनफ्लावर्स से, जो विंसेंट वैन गॉग ने बनाया है। ये टेक्सचर के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पेंटिंग में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो पेंट्स है वो थोड़े ऊपर है, मतलब टेक्सचरी फीलिंग है। अगर हम उसे
उस पे से ऐसे हाथ घुमाते हैं, जो नहीं करना चाहिए, वो म्यूजियम में अलाउड नहीं है। लेकिन अगर हम लोग उस पे से हाथ घुमाते हैं तो उसमें हमें अलग अलग टेक्सचर फील होंगे। सो लाइक अभी मैं एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे एक मेरे पास पॉट है छोटू सा प्लास्टिक का, इसके ऊपर मैं अगर हाथ घुमाऊँ तो मुझे एकदम रफ टेक्सचर फील होगा, राइट। लेकिन अगर अम, ये जो कांच का जो भी है, सो अगर इसके ऊपर से मैं हाथ घुमाऊँ तो वो एकदम स्मूथ सॉफ्ट टेक्सचर है। सो हमें टेक्सचर पता चलता है। टेक्सचर क्या है? एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का फोर्थ एलिमेंट, टेक्सचर। फिर फिफ्थ एलिमेंट है स्पेस। स्पेस के लिए हम एग्जांपल लेंगे स्कूल ऑफ एथेंस का। यहाँ पर लीनियर पर्सपेक्टिव यूज किया गया है। लीनियर पर्सपेक्टिव मतलब वन, उसका जो वैनिशिंग पॉइंट है वो एक ही है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये इसका मिडल में वैनिशिंग पॉइंट है, राइट। और जितनी भी यहाँ पे चीजें हैं वो सारी मिडल में जाकर वैनिश हो रही है, लाइक दिस। सो ये जो उसका मिडल है वो वैनिशिंग पॉइंट है, वो इसे लीनियर पर्सपेक्टिव कहते हैं। सो हम यहाँ पे स्पेस को अच्छे से डिवाइड किया गया है यहाँ पर, ओके। सो नेक्स्ट है फॉर्म। फॉर्म के लिए हम लेंगे पिएटा, जो एक स्कल्पचर है, माइकल एंजेलो ने बनाया है। और फॉर्म मतलब क्या होता है? जो 3D ऑब्जेक्ट रहता है जो स्पेस में है, किसी स्पेस, स्पेस मतलब एनवायरनमेंट, जो जैसा हमने देखा आजू बाजू की जगह, स्पेस खाली भी हो सकती है और उसमें कुछ हो भी सकता है, नेगेटिव स्पेस, पॉजिटिव स्पेस, राइट। सो फॉर्म क्या है? जो स्पेस के आजू बाजू है, मतलब सॉरी, फॉर्म मतलब जिसके आजू बाजू स्पेस है वो हो गया फॉर्म। अभी ये माउस है, सो माउस एक फॉर्म है जिसके आजू बाजू स्पेस है। माउस एक 3D ऑब्जेक्ट है, राइट। फिर एलिमेंट ऑफ आर्ट का लास्ट और सेवेंथ एलिमेंट है वैल्यू। वैल्यू मतलब ग्रेडिएशन, मतलब लाइट टू डार्क। जैसे यहाँ पर एकदम लाइट है और नीचे आते आते डार्क हो गया है, उसे कहते हैं ग्रेडिएशन, और उसे वैल्यू भी कहते हैं। मतलब लाइट टोन, मिडल टोन, डार्क टोन, सारी जो अलग अलग कीज रहती हैं उसको वैल्यू कहते हैं। अभी यहाँ पे लाइट एरिया कहाँ पर है? ये जो पूरा एरिया है ये लाइट है, और यहाँ पे ये सारा जो पूरा एरिया है वो डार्क है, लाइट, राइट। सो यहाँ से लाइट टू डार्क ऐसे गया है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, राइट। वैल्यू मतलब जो लाइट टू डार्क जाए, जो ग्रेडिएशन में हो, उसका एग्जांपल है नाइट वॉच। यहाँ पे ड्रामेटिक लाइट्स और शेडो है। ड्रामेटिक क्यों? क्योंकि एक ही पेंटिंग में कहीं पे बहुत ज्यादा लाइट है और कहीं पे एकदम एक्सट्रीमली डार्क है कि पता नहीं चल रहा वहां पर क्या है। सो इसे कहते हैं ड्रामेटिक लाइट एंड शेडोज। सो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। यस, यस, सो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, स्पेस, फॉर्म, वैल्यू। नेक्स्ट अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में भी हम 7 प्रिंसिपल्स देखेंगे। फर्स्ट आता है मोनालिसा, आई मीन बैलेंस। सो बैलेंस का एग्जांपल है मोनालिसा। सो इसमें क्या बैलेंस है? यहाँ पर अलग अलग टाइप के बैलेंस रहते हैं पेंटिंग में, एटलीस्ट मैं थोड़ा आपको बताती हूँ कि अभी अगर ये आपका कैनवास है, ओके, सो उसमें अगर
जो चीज़ है वो ट्रायंगुलर फॉर्मेट में है, पिरामिड फॉर्मेट में है, सो बैलेंस हो गया। मोनालिसा भी देखिए, पिरामिड ट्रायंगल फॉर्मेट में है, राइट, ये बैलेंस है। फिर और क्या बैलेंस बता सकती, ओके ये देखिए, यहाँ पर ये जो फ्रेम है उसमें ये जो वेव है वो बहुत बड़ा है, और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें ये पोर्ट की, या तो फिर माउंट फूजी है ये, मे बी यस, सो माउंट फूजी। तो ये जो बड़ा ऑब्जेक्ट है और छोटा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, राइट, सो वो भी बैलेंस करता है। एग्जाम्पल बताती हूँ, ये देखिए, फ्रेम है कोई भी, उसमें अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है और वापस से बड़ा ऑब्जेक्ट है तो वो बैलेंस नहीं लगेगा, राइट। लेकिन अगर एक फ्रेम में बड़ा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और यहाँ पर छोटा ऑब्जेक्ट है तो बैलेंस लग रहा है ना, यस, सो दिस इज बैलेंस। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब तो सबको पता ही रहेगा, एकदम डार्क ब्लैक और वाइट, उन दोनों का कॉन्ट्रास्ट, वो ब्लैक एंड वाइट में सबसे अच्छा दिखता है, लेकिन बाकी कलर्स में भी दिखता है ऑफ कोर्स, लेकिन ब्लैक एंड वाइट इज द बेस्ट वे कॉन्ट्रास्ट के लिए। देखो अभी यहाँ पर गर्नी का पेंटिंग है, सो यहाँ पर वाइट यूज किया गया या फिर प्योर ब्लैक यूज किया गया, सो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया। एम्फेसिस, एम्फेसिस में देखो जो मेन ऑब्जेक्ट है वो कौन है, जीसस, और जितने भी आजू बाजू जो लोग बैठे हैं वो सब लोग जीसस को या तो पॉइंट कर रहे हैं उनके हाथों से, ये देखो, या तो फिर उनके फेसेस जीसस को पॉइंट कर रहे हैं, राइट। ये हो गया, जीसस के ऊपर एम्फेसिस हो रहा है यहाँ पर। और ये जो विंडो, या यहाँ पे दो जो विंडो है और यहाँ पे डोर है, तो वहां से लाइट आ रही है, सो ऐसा ऑलमोस्ट लग रहा है जीसस के ऊपर ऐसे हालो होता है, वैसा लग रहा है। हालो मतलब पता है, ये जो ऐसे सर्कल वाला रहता है, जिस जो भी डिवाइन लोग रहते हैं उसके ऊपर जो सर्कल जैसा रहता है वो शाइन, एंजल्स पे आपने देखा रहेगा मोस्टली, सो वो हो गया हेलो, हाँ, सो उसका क्या मैं बता रही थी, वो एम्फेसिस जा रहा है ये जिसके ऊपर जो सेंट्रल फिगर है उसके ऊपर एम्फेसिस हो रहा है। नेक्स्ट है मूवमेंट, वापस जैसे मैंने आपको बताया ये स्टारी नाइट कहाँ पे, वापस मैंने बताया था आपको पहले, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, करेक्ट, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है लाइन, सो लाइन जैसे एकदम रिदमिक लाइंस है, एक मूवमेंट बता रही है, मूवमेंट बता रही है, क्या मूवमेंट, जैसे ये जो लाइन है वो ऐसे जा रही है, या जो ट्री है उसकी लाइन ऐसे ऊपर जा रही है, ये सारी जो मूवमेंट्स है, माउंटेन्स की लाइन नीचे ऐसे आ रही है, ये बता रही है, ये हमें पूरे कैनवास पे हमारी आँख को गाइड कर रही है, हमारी आईज गाइड कर रही है मूवमेंट। फिफ्थ आता है रिदम। रिदम सिर्फ म्यूजिक में नहीं होता, ड्राइंग में भी रिदम होता है। रिदम का एग्जांपल है ब्रॉडवे, बूगी वूगी। नाम कितना फनी है ये। ओके, सो रिदम मतलब रिपीटेशन, किसी भी चीज का रिपीटेशन होता है तो वो रिदम कहलाता है। सो यहाँ पे क्या रिपीटेशन है, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स है, फिर जो कलर का रिपीटेशन है, लाइन्स का रिपीटेशन है, वो एक ऑलमोस्ट म्यूजिकल रिदम जैसा क्रिएट कर रहा है, राइट। सिक्स सिक्स्थ है यूनिटी। सो यूनिटी में क्या आता है, यूनिटी मतलब क्या, कि जो सारे एलिमेंट्स है वो सारा एक बैलेंस क्रिएट करता है, वो सारा एक दूसरे के साथ कोहिसिवली, कोहिसिव मतलब कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं, जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ एकदम घुल मिल जाती है, यस, घुल मिल जाती है। कि जैसे ये वेव है, बोट्स है, फिर जो वेव्स में जो वाइट कलर का फोम क्रिएट हुआ है,
और फाइनली माउंट फूजी, और कैसे भूल सकते हैं हम क्लाउड्स। ये सारा एक पूरा, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक कोहेसिव इमेज क्रिएट करता है, वो एक दूसरे के साथ एकदम घुल मिल जाता है, वो एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाता है। फिर प्रपोर्शन। सो प्रपोर्शन के लिए हम एग्जांपल लेते हैं क्रिएशन ऑफ एडम का, जिसमें एकदम केयरफुली प्रोपोर्शनेट फिगर्स ड्रा किए हैं माइकल एंजेलो ने। यहाँ पर जो एडम है, फिर गॉड और बाकी के जो एंजल्स और सब है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता सबका, लेकिन उनके प्रपोर्शंस देखिए, कोई भी प्रपोर्शन अनप्रपोर्शन नहीं है, राइट। सारे जो फिगर्स है वो प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे से। सो ये प्रपोर्शन था हमारा लास्ट और सेवेंथ प्रिंसिपल डिजाइन का। सो वापस रिपीट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन क्या है? बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस, मूवमेंट, रिदम, यूनिटी एंड प्रपोर्शन। सो ये जो दोनों चीजें हैं, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, ये आपको या ड्राइंग करना हो, ड्राइंग के बारे में जानना हो, सीखना हो, या सिर्फ ड्राइंग देखना हो, सिर्फ ड्राइंग को एंजॉय करना हो, तो भी ये दोनों चीजें, दोनों एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स दोनों एकदम जरूरी है। क्योंकि अगर आपको उसका बेसिक ही नहीं पता रहेगा, तब क्या ही एंजॉय करोगे ड्राइंग को? क्या ही मतलब, अगर ड्राइंग है भी तो क्या देखोगे? अभी एम्फेसिस, अभी हम लोग ये लास्ट सपर वाला पेंटिंग ही देख लेते हैं। अगर हमें प्रिंसिपल और एलिमेंट्स के बारे में ना पता हो, तब उसे देख सिर्फ एक दो मिनट देखेंगे, हाँ ठीक है, जीसस है, मैरी है और बाकी के लोग हैं, बस अच्छा ड्राइंग है, एकदम रियलिस्टिक है, बस हो गया, खत्म। और कुछ है हमारे पास कहने के लिए? नहीं। लेकिन अगर हमें ये प्रिंसिपल और एलिमेंट्स के बारे में पता हो, तो हम कह सकते हैं कि ये लीनियर पर्सपेक्टिव में लग रहा है, यहाँ पे स्पेस जो है वो अच्छे से डिवाइड की गई है, ये एम्फेसिस हो रहा है, किस पे? जीसस पे एम्फेसिस हो रहा है, सारे जो जेस्चर्स हैं वो जीसस पे पॉइंट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे जो सारे इमोशंस हैं वो अच्छे से बताए हैं, ये सारा एकदम यूनिटी क्रिएट कर रहा है, राइट। रिदम क्रिएट कर रहा है, सारा प्रपोर्शन एकदम प्रॉपर है, बैलेंस लग रहा है। ये सब हम कह सकते हैं, ये सब हम खुद को भी कह सकते हैं, दूसरों को भी कह सकते हैं अगर हम लोग आर्ट गैलरी में जाते हैं। लेकिन अगर ये सब नहीं पता हो तो हम आर्ट को एंजॉय नहीं कर सकते, राइट। फिर अभी ये जो कोर्स है, जो मैं, ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसलिए मेरे ख्याल से कुछ 40 मिनट्स का बन गया रहेगा। लेकिन ये जो बाकी के मैं जो वीडियोस बनाऊंगी वो शॉर्ट ही रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के। सो उसमें आप क्या सीखेंगे? उसमें आप सीखेंगे आर्ट वर्क्स जो है उसे कैसे रीड किया जाता है, उसके जो इमोशंस है वो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उन सारे इमोशंस को हम ये सीखेंगे। आर्ट वर्क मतलब पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर्स, ये सब आ जाता है उसमें। नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक छोटा सा असाइनमेंट देना चाहूँगी, जो आपको खुद से करना है, ना ही किसी की हेल्प लेनी है, ना ही गूगल की, ना ही चैट जीपीटी की या कोई भी एआई की। ओके, सो ये असाइनमेंट है। ये पहले तो आपको ड्राइंग आइडेंटिफाई करना, पेंटिंग आइडेंटिफाई करना है, कौन सा पेंटिंग है ये। किसी को पता है कौन सा पेंटिंग है? सो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये है द थ्री म्यूजिशियंस बाय पाब्लो पिकासो। सो यहाँ पर क्या दिख रहा है? तीन म्यूजिशियंस बैठे हैं, वो दिख रहा है, ये एक, दूसरा और तीसरा। और यहाँ पर एक डॉग है, आई गेस दो डॉग है या एक ही डॉग है, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है एक ही डॉग है, लेकिन इसका शेडो गिर रहा होगा शायद। सो यहाँ पर डॉग्स है और तीन म्यूजिशियन है जो मे बी एक बेंच पे बैठे हुए हैं और वो अपने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। सो यहाँ पर आपको इसे आर्ट अप्रिसिएशन वे में हमें लिखना है। सो हम क्या लिखेंगे? हमें यह नहीं लिखना है कि पाब्लो पिकासो का बर्थ कब
हुआ था या कहाँ पर हुआ था या कितने साल जिए थे, वो सब हमें नहीं लिखना है यहाँ पर। हमें ये लिखना है कि ये पेंटिंग कौन से मीडियम से बनाई गई है, कौन सी स्टाइल यहाँ पे यूज़ की है, फिर यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज़ की है, ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, कौन सा पीरियड कह सकते हैं ये, रेनेसांस है, फिर इम्प्रेशनिस्ट है, एक्सप्रेशनिस्ट है, कौन सा पीरियड है, ये लिखना है हमें। फिर हमें लिखना है कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए हैं यहाँ पर, कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे सीधा-सीधा दिख रहा है लाइन यूज़ किया है, बहुत सारे लाइन्स हैं यहाँ पर। यहाँ पे मे बी रिदम यूज़ किया गया है क्योंकि ये जो सेंट्रल म्यूजिशियन है उसके पैरों में देखिए, उसने जो पैंट्स पहनी है उसमें एकदम रिदमिक पैंट है उसकी, सो रिदम यूज़ किया है। कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया है, ये लिख सकते हैं ऑफ वाइट और ब्लैक से, राइट। सो ऐसी अलग-अलग चीज़ें, प्रिंसिपल और एलिमेंट ऑफ आर्ट, ये दोनों को मिलाकर इसमें क्या-क्या है वो आपको लिखना है। आपको कहीं पे ये सबमिट कर नहीं करना, लेकिन आपको अपने नॉलेज के लिए लिखना है। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि दूसरा वीडियो देखने से पहले ये असाइनमेंट ज़रूर कंप्लीट करना, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अभी हम एक कोट देख लेते हैं। Art does not need to be understood to be enjoyed. It can simply be experienced. Yet, the more we understand what art can offer, the richer our experience of it will be. मतलब आर्ट को समझना ज़रूरी नहीं है उसे एंजॉय करने के लिए, लेकिन अगर आप उसे समझते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा। रिच मतलब पैसे वाला रिच नहीं, लेकिन वो इमोशनली और जो सारे आपके थॉट्स हैं उसको लेकर वो रिच हो जाएगा आपका एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। आई होप आपको कुछ सीखने मिला हो, और अगर सच में आपको मज़ा आया, आपको पसंद आया ये वीडियो, सो ऑफकोर्स लाइक करना और कमेंट करना कि मैं इसे कैसे इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है और मुझे सिर्फ आप लोगों को हेल्प करना है सीखने के लिए। सो ऑफकोर्स मैं रिव्यूज़ के लिए हमेशा ओपन हूँ। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया आपको कैसा लगा, और आपको चाहिए तो आप अपना असाइनमेंट में आपने जो लिखे हैं पॉइंट्स उसे भी आप कमेंट सेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।